हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। तो आज हम लोग एनटीए का नीट का पेपर 40 सॉल्व करेंगे। मेरे हिसाब से जब मैंने ये सॉल्व किया था तो मुझे इजी लगा है पेपर, एक्सेप्ट 4-5 क्वेश्चंस। एंड हमारा मकसद यही होता है कि हर क्वेश्चन पेपर में 4 से 5 जो यूनिक क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट करना और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, राइट। सो हम लोग करेंगे एनटीए पेपर 40 नीट का। चलो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करना क्वेश्चन देख के, एंड देन उसके बाद में मेरा एक्सप्लेनेशन देखिएगा। चलो, सो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज, और यहाँ पे लिखा है h डैश इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई। ओके, h के गर्दन पे तलवार मार दी है ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। म्यू एल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1, और ब्रैकेट रूट के बाहर क्या है h अपॉन 2 पाई। चलो बढ़िया। अब देखिए, अगर s ऑर्बिटल होता है तो इसके लिए l का वैल्यू क्या होता है 0, p होता है तो l का वैल्यू क्या होता है 1, d होता है तो l का वैल्यू क्या होता है 2। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, राइट। और इसको तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो रूट ऑफ 2 इंटू 3 6, रूट 6h। सो अपना आंसर क्या है डी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया डी। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ऑल राइट, एक्चुअली ऑप्शंस देख के ही अपने को पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ए है, क्योंकि XE के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर वो 8 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 पाई बॉन्ड है, तो स्ट्रेट अवे आंसर क्या है ए। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये। द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CrOH thrice is this much. The concentration of hydroxide ion will be, देखिए CrOH thrice जब डिसोशिएट होगा तो क्या देगा Cr3 प्लस 3OH माइनस, बराबर। अब KSP क्या है, मैंने क्या बताया था, अगर मेरा आयोनिक इक्विलिब्रियम का वीडियो देखा है तो आपको पता है x रेज टू x, y रेज टू y, s रेज टू x प्लस y। अभी x बोले तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना है 1, तो 1 रेज टू 1। हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल कितना है 3, तो 3 रेज टू 3, s रेज टू 1 प्लस 3। तो अपने को आंसर कितना आ रहा है ये 27 इंटू एस रेज टू 4, और KSP कितना दिया है 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 31। ऑल राइट, चलो देखते हैं अब क्या करते हैं ना। s रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 27, 6 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 10 रेज टू माइनस 31। तो s विल बी इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 डिवाइडेड बाई 27। 4 वो साइड आ गया तो 1/4 हो जाएगा, बराबर। अब देखिए, हमें s नहीं ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, हमें 3s ढूंढना है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड कितने हैं 3 हाइड्रोक्साइड है ना। फिलहाल तो हमने सिर्फ s ढूंढा है, हमें 3s ढूंढना है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा। अगर हमें क्या चाहिए, मैं 3s लिख देता हूं यहाँ पे, दैट इज OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अगर 3 अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा, 3 अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 रेज टू 4 हो जाएगा ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 27 को कैसे लिख सकते हैं 3 रेज टू 3 ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू 10 रेज टू माइनस 31 द होल रेज टू 1/4। तो ये कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा अपना 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 द होल रेज टू 1/4। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है थर्ड का ए। सिंपल। तो गलती ये मत कर देना कि S ढूंढ के डायरेक्टली वो फाइनल आंसर, नहीं, हाइड्रोक्साइड पूछा है तो 3s ढूंढना है, सिर्फ S नहीं। डन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज द वैल्यू ऑफ वैन टॉप फैक्टर I एज दैट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट 100% आयोनाइज। अच्छा, एल्यूमिनियम सल्फेट का वैन टॉप फैक्टर क्या होगा, ये 2 एल्यूमिनियम आयोन्स देगा, बराबर कि नहीं, और 3 सल्फेट आयोन देगा, तो इसका वैन टॉप फैक्टर का वैल्यू क्या है 5। अगर ये डिसोशिएट होगा तो 3 आयन देगा, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, ये 4 देगा, ये 5 देगा ना, तो ये अपना आंसर है सी। 4 पोटेशियम दे देगा और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स वाला। डन। सो इस तरीके से वैन टॉप फैक्टर आप ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट,
Metals are usually not found as nitrates in their ore, right? Out of the following two reason, which is true for the above observation? Metal nitrates are highly unstable. नाइट्रेट बोले तो NaNO3, KNO3, ये तो यार स्टेबल होता है, ये तो नहीं आएगा. मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर. यस, नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर. तो पहला स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट राइट है. तो फिफ्थ का अपना आंसर क्या आ गया? बी. डन. आगे बढ़ता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है ना. ओके, डेल्टा जी का इक्वेशन है. देखिए, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q लिखते हैं. बट इन्होंने क्या पूछा है? इक्विलिब्रियम पे पूछा है. तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? डेल्टा जी जीरो हो जाता है और Q इज इक्वल्स टू के, रिएक्शन क्वेश्चन इज इक्वल्स टू के हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये जीरो हो जाएगा. तो डेल्टा जी नॉट एक साइड में इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log Q के बदले क्या आ जाएगा? के. तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ये माइनस वाला ना. यस, बी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर. नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन था यार. व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, हाफ लाइफ इज नॉट अफेक्टेड, द ऑर्डर इज. देखो, मेरे को क्वेश्चन पढ़ते ही अपने को आंसर समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाई के. यहाँ पे कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. बात समझ में आ रही है? तो कॉन्सेंट्रेशन डबल करो, हाफ करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, फर्स्ट ऑर्डर. नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन. अगर पूरे इसमें आप बोलो कि कुछ सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस कौन से हैं सर, तो ये मैं एक बोलूंगा. अब क्या बोला है? फॉर एन आइडियल गैस consider only P versus V, work is going from an initial state, that is X, to the final state Z. The final state Z can be reached by either two path जो हमें दिखाया है. Which of the following set is correct? Delta S change in entropy. All right. जब भी ऐसा P और V का ग्राफ आया और वर्क डन पूछा है, तो इन्होंने क्या बोला है? PV वर्क लेना है, मतलब W इज इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V. अब देखिए, कौन से पाथ में, एक्स वाई में कि वाई जेड में कि एक्स जेड में, डेल्टा वी इज जीरो, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है. किस में? वाई जेड में ना. वाई जेड में ऐसे वर्टिकल है, मतलब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो रहा है. तो मतलब वर्क डन फॉर वाई जेड विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि डेल्टा वी जीरो हो रहा है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है वॉल्यूम में. अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, चलो देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर अपने को आना चाहिए. कौन, चलिए ये ऑप्शंस दिए ना, पहला वाला राइट है कि नहीं चेक करो. वर्क डन फ्रॉम एक्स टू वाई, वर्क डन फ्रॉम एक्स टू वाई एंड देन वाई टू जेड इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम एक्स टू वाई. बात बराबर है ना, क्योंकि y टू z तो यार जीरो हो जा रहा है ना. इसका मतलब क्या? वर्क डन फ्रॉम x टू y इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम x टू y. तो अपना पहला वाला स्टेटमेंट सही दिया है. और यहाँ पे थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डेल्टा s जो है ना वो स्टेट फंक्शन है. स्टेट फंक्शन मतलब वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. तो जो x से z तक वैल्यू लगा वही x y, वही x टू y एंड देन y टू z लगेगा. हेस लॉ पढ़ा है ना, हेस लॉ जैसे. तो यहाँ पे 1 and 3 इज राइट, दैट इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया बी. समझ में आ रहा है? तो पहला ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरा क्या है? डेल्टा एस इज ए स्टेट फंक्शन. तो आप कोई भी पाथ लो, उसका सबमिशन करना होगा पॉइंट ए टू बी. यहाँ पे एक्स टू जेड था. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, which within each pair of the element fluorine and chlorine, all right, sulfur and selenium, lithium and sodium, element that releases more energy upon electron gain. all right, फ्लोरीन एंड क्लोरीन. अब इसमें कंफ्यूजन क्या होगा ना, बच्चों को क्या लगेगा? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन. बट ये बात गलत है. फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, क्लोरीन का एज कंपेयर टू थोड़ा सा बड़ा एटॉमिक साइज है. यहां पे छोटे साइज में 7 इलेक्ट्रॉन फिटेड है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है
तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, तो उस चक्कर में ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता। बट उसी केस में क्लोरीन बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर पाता है। तो आंसर पहला तो क्लोरीन आएगा, तो या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। क्लियर। सल्फर एंड सिलेनियम, सल्फर क्या है, OH सुबह से, तो सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो अपना आंसर आएगा ए, 9th का आंसर है ए। तो लिथियम को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, राइट, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्लोरीन एंड सल्फर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, 5 ग्राम ऑफ जिंक इज ट्रीटेड सेपरेटली विद एक्सेस ऑफ dilute HCl and aqueous sodium hydroxide. The ratio of volume of H2 evolved in these two reactions is, तो अपने को रिएक्शन पता होना चाहिए कि भैया जिंक को अगर हम HCl में डालेंगे तो जिंक क्लोराइड मिलता है, तो एक्सेस में बोला है तो यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, प्लस क्या आ जाएगा H2 गैस। अभी जिंक को जब आप NaOH के साथ डालते हो तो देखो याद करो, एल्यूमिनियम को जब आप NaOH के साथ डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो आपको नाल O2 मिलता है, नाल O2, सोडियम एल्यूमिनेट। वैसे ही यहाँ पे आपको सोडियम जिंकेट मिलेगा। बट सर उसका फॉर्मूला कैसे होगा, मुझे कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, और जिंक का नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 ही होता है, या तो 0 या तो +2। तो इसमें ऐसा फॉर्मूला अपने को बनाना पड़ेगा जिसमें जिंक का +2 आएगा, तो Na2ZnO2, तो हो गया ना। तो ये हो गया सोडियम जिंकेट। तो फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मैंने आपको बता दिया सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला कैसे बनाना है कि जिंक का +2 आना चाहिए। तो O3 या एक सोडियम लेके ऐसा गड़बड़ मत कर देना। तो यहाँ पे इसको 2 लेना पड़ेगा और H2 कितना रिलीज होगा, 1। तो मतलब HCl यूज करो या NaOH यूज करो, दोनों में 1 मोल ऑफ H2 रिलीज हो रहा है। तो 5 ग्राम से मतलब नहीं है क्योंकि दोनों में 5 ग्राम ही है, तो उतना ही हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो आंसर इज B, 1:1। बात समझ आगे, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ फ्यूल सेल मिथेनॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है, अल्कोहल को यूज किया है, एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर, और ये अपना रिएक्शन दिया है। और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, ΔG किसका दिया है, CH3OH का दिया है, कितना, ΔG0। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ΔG0 कितना दिया है, -166.2। ΔG0 वाटर का भी दिया है कितना, -237.2। ΔG0 CO2 का भी दिया है कितना, -394.6। इफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये कंबशन ही तो हो रहा है ना, ये वाला रिएक्शन, तो इसका ΔH का वैल्यू दिया है कितना, -726 किलोजूल्स पर मोल, और ये भी किलोजूल्स पर मोल है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है, एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल। याद रखो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल का फॉर्मूला है ΔG/ΔH। याद रखना ΔG ऊपर आएगा एंड देन H × 100। तो सर ΔG कैसे निकालें, ΔG0 का फॉर्मूला क्या है, G ऑफ प्रोडक्ट -G ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या क्या है, CO2 है एंड H2O है, बराबर। तो CO2 कितना है, 1, किधर गया CO2, -394.6, H2O 2 है, तो 2 × -237.2, और क्या आ जाएगा, माइनस इथेनॉल का कितना है, मिथेनॉल का 166.2, है ना। सो आप यहाँ पे क्या करो, ΔG का वैल्यू निकालो, ΔH के वैल्यू से आप डिवाइड कर दो, × 100 कर दो। तो स्टूडेंट्स 11th का आपको आंसर आना चाहिए C, राइट। मेरे कैलकुलेशन से तो मुझे C आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताना क्रॉस चेक करके कि C है कि नहीं। तो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। मेन यहाँ पे पूरा गेम किसका था, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल कैसे निकालना है। तो ΔG/ΔH, ये ΔG0 तो आप रिएक्शन का निकाल ही लेते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, आप कर लो पहले, खुद से कर लिया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल्स पर kg सोल्यूशन ऑफ X in water is greater than equimolar solution of Y। मतलब moles of X is equals to moles of Y, दो सोल्यूशन में, बट इस भाई साहब का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है।
एज कंपेयर टू वाई। ऐसा क्यों? व्हाट इज अ ट्रू स्टेटमेंट? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई। हो सकता है कुछ बच्चे इसको राइट आंसर मार्क कर दें। नीचे लिखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इज लेस, ये तो कतई नहीं होगा। वाई इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, ये भी कतई नहीं होगा। एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, यस दिस इज द राइट आंसर, ए नहीं आएगा। क्योंकि देखो अगर एक्स डिसोशिएट हो रहा है तो वो सरफेस को ब्लॉक कर देगा ना, तो जल्दी वेपर्स नहीं बनेंगे, तो आपको नीचे से ज़्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि वेपर्स ऊपर जाए और एटमॉस्फेयर के प्रेशर से मैच करे। उसी को तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना। तो याद रखो डिसोसिएशन अगर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। क्लियर? इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ऑलराइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नाउ ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और अगर आपने मेरा वन शॉट वीडियो देखा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का तो ये क्वेश्चन आप देखते ही, ऑप्शंस पढ़ते ही तुरंत सॉल्व कर लोगे। BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द फोटोकेमिकल ब्रेकडाउन, नहीं। सस्टेनिंग लाइफ, नहीं। It is required by bacteria to break down organic waste. Yes, this is the right answer. मतलब बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, कचरा आ गया है पानी के अंदर, तो बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया को उसको ब्रेक डाउन करना है, तो ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। उस ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर DNF ब्लॉग या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरा वन शॉट वीडियो देखा है तो इसमें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.83, मतलब √8 अगर हम लोग करेंगे तब जाके 2.83 आता है ना, बराबर। तो √8 कब आएगा? फॉर्मूला क्या है डाइपोल मोमेंट का, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट का? √n × n+2। तो n का वैल्यू ऐसा क्या ले कि 8 आंसर आएगा? 2 लेते हैं, 2 × 2+2, यस। तो हमें पता चल गया कि भैया n = 2, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो Mn क्या होता है? Mn तो 26 होता है, नहीं, हाँ 26 होता है। तो 26 होता है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, नहीं 25 होता है, 25। तो Mn+2 क्या हो जाएगा? Mn+2 हो जाएगा 3d5, नहीं इसमें तो 5 अनपेयर्ड है। निकल होता है 28, मतलब 3d8 4s2 होता है। तो अगर निकल +2 कर दिया तो क्या हो जाएगा? 3d8, एंड 3d8 मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना यार। 1 2 3 4 5 डब्बे बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहे हैं ये 2 अनपेयर्ड। सो अपना आंसर है निकल। सो ये था क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े 15, solubility of alkali earth metal sulfate, alkaline earth metal sulfate in water decreases। ना अगर मेरा S ब्लॉक का वन शॉट अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्या है वो? बेगम का सर 12, ठीक है। अब सल्फेट बोला है, सल्फेट जो है बहुत ही बड़ा बल्कि ग्रुप है, तो बेरिलियम सल्फेट के साथ इतने अच्छे से बॉन्ड नहीं बनाता है। वहीं पे बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ बहुत अच्छे से बॉन्ड बना लेता है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है? वीक बॉन्ड है। तो वीक बॉन्ड है तो पानी में डालोगे तो तुरंत टूट जाएगा ना, तो इसका सोल्यूबिलिटी विल बी हाई, तो ऊपर वालों का सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगा। तो बेगम का सर 12, डी आंसर आ रहा है ना। तो कार्बोनेट के साथ क्वेश्चन आता तो भी यही आंसर होता। हाँ, तो ये याद रखो, ऊपर वाले छोटा साइज होता है, सल्फेट बहुत बड़ा होता है, तो उनकी जोड़ी जमती नहीं है, वीक बॉन्ड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन है ना। ये केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने किया है वैसे। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इन एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो NO2 क्या होगा? N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और एक लोन पेयर है, ठीक है, ये आपका A हो गया।
बी क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है ना, एक पॉजिटिव है, मतलब 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे तब जाके नाइट्रोजन के टकले पे पॉजिटिव आएगा। अभी NO माइनस बनाना है ना, माइनस कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O माइनस बना देना पड़ेगा इस तरीके से। डी ऑप्शन NO3 माइनस, तो NO3 कैसे होगा, डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। अभी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टकले पे पॉजिटिव आएगा। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन चेक करो बॉन्ड एंगल के लिए। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, याद है मैंने बताया था केमिकल बॉन्डिंग के वीडियो में, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, राइट। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 और ये 2 और लोन पेयर है, बराबर। तो 3 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है तो sp, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है तो sp2। यहाँ पे 1 2 3 नहीं 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। तो देखिए sp एक है ना, sp में बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा है, n डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा है, राइट। तो NO2 प्लस में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, सो बी इज अवर आंसर। बात समझ में आ गई। अगर आपको समझ में भी आ गया कब प्लस आया माइनस आया तो कैसे स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है लोग ना। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 प्लस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो Fe26 होता है गाइस, तो 3d6 4s2, 26 होगा तो 3d6, 27 होगा तो 3d7, 28 होगा तो 3d8, इस तरीके से। Fe2 प्लस बोला है 3d6 4s0, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। इसके पहले कोई d ऑर्बिटल था क्या, नहीं, 3d से ही शुरू हुआ तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्लोरीन क्या है 1s2 2s2 2p6 3h2 3p5, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे तो सिर्फ 6 ही है। यही तो पूछा है ना किस में मैच नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टली ए अपना आंसर हो गया। चलो चाहिए तो बाकी भी देख लेते हैं। यहाँ पे Fe दिया है ना, Fe में क्या होता है 3d6 4s2, 6 इलेक्ट्रॉन तो है इसमें। नियॉन में क्या है 1s2 2s2 2p6, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे s ऑर्बिटल बोला है 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। 2p6 3s2 s ऑर्बिटल, s, हाँ ये देखो ये s है, ये भी s है, ये भी s है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना टोटल। तो 6 से सब में मैच कर रहा है, सिर्फ a में मैच नहीं कर रहा है, तो a इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप मतलब बच्चों का खेल है मैं तो बोलूँगा। कोबाल्ट क्लोराइड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, इसमें से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट नहीं देगा। देखिए ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए आपको 6 लिगैंड्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अगर आप ऑप्शन डी में देखो तो 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया है, तो ले दे के सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनेगा CO Cl3NH3 थ्राइस, ये ब्रैकेट में बस। तो बाहर काउंटर आयन क्लोरीन आ ही नहीं सकता है, इसलिए ये AgNO3 के साथ टेस्ट देगा ही नहीं। बाकी ऑप्शन ए में देखो तो 7 लिगैंड्स है, तो हो सकता है एक स्ट्रक्चर में कैसा आए Cl2 NH3 थ्राइस ना 3 4 5, तो अच्छा इसको मैं 4 ले लेता हूँ, तो एक क्लोरीन बाहर आ गया ना, तो ये तो देगा ना। तो डी किसी भी हालत में एक क्लोरीन बाहर नहीं रख सकता, तो AgNO3 के साथ टेस्ट नहीं देगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19। इन कंपैरिजन विद जियोलाइट याद है कौन से चैप्टर में किया था हम लोगों ने, हाइड्रोजन चैप्टर में किया था, पी ब्लॉक के चैप्टर में भी किया था। जियोलाइट कब बनता है, जब आप सिलिकॉन को हटा के क्या डालते हो, एल्यूमिनियम, सिलिका के स्ट्रक्चर से सिलिकॉन हटा के एल्यूमिनियम डालते हो। क्या पूछ रहा है, इन कंपैरिजन टू द जियोलाइट प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस द सिंथेटिक रेसिन मेथड इज। ऑलराइट, जियोलाइट क्या है ना स्टूडेंट, जियोलाइट सिर्फ कटायंस को एक्सचेंज कर सकता है, बट सिंथेटिक रेसिन्स जो है ना कटायन को एज वेल एज अनायन को भी रिप्लेस करता है। मेरा हाइड्रोजन का वीडियो देखिएगा, क्विक रिविजन, वहाँ पर मैंने बताया है मोर एफिशिएंट एज इट कैन एक्सचेंज बोथ कटायन एज वेल एज अनायन। यस, 19th का आंसर है सी।
आगे बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयन, मतलब क्या चुन चुन के क्वेश्चन लेकर आते हैं यार ये लोग, मजा आ जाता है। डीकलराइजेशन ऑफ ब्लू CuSO4, देखो CuSO4 के साथ अगर आप Fe डालोगे तो FeSO4 बनेगा ना, तो 0 से +2 हो रहा है, इसमें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट क्या पूछा है, डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन। फॉर्मेशन ऑफ FeCO5 फ्रॉम Fe, यस, Fe में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। Fe के कॉम्प्लेक्स में FeCO5 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। +5 मत लिख देना, क्योंकि कार्बोनिल जो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड का चार्ज क्या है, 0, इट इज अ न्यूट्रल लिगैंड, तो 0 0, इसमें कोई ऑक्सीडेशन ही नहीं हुआ ना, तो यही तो आंसर है। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम, तो ये Fe बन जाता है Fe2O3 में, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। रस्टिंग में भी तो आयन का ऑक्सीडेशन होता है ना, किस में नहीं हो रहा है, बी में नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसिटो एसिटेट इज बिलो एज बिलो हैज, अब इसमें इनोलिक फॉर्म कौन सा है, ये वाला, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है वो पूछा है। कितने पाई बॉन्ड है वो काउंट करना बड़ा इजी है, 2 है, तो या तो बी आंसर हो सकता है या तो डी। अब स्ट्रेट अवे 9 सिग्मा तो होगा ही नहीं, क्योंकि जितने हाइड्रोजन होते हैं उतना सिग्मा होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो इधर ही हो रहे, तो 9 तो किसी भी हालत में नहीं होगा, तो आंसर स्ट्रेट अवे क्या है, डी, है ना। बच्चे क्या करते हैं कई बार गड़बड़, ये सिर्फ ये वाले बॉन्ड को कैलकुलेट करता है ना, हाइड्रोजन को वो भूल जाता है, जो सामने बॉन्ड दिख रहा है उसी को काउंट करता है। ऐसी गलती मत करना, बच्चों वाली गलती है वो तो। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ये ऐसा क्वेश्चन हमने कवर किए हैं हमारे वीडियो में, है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट दिस इज ट्रू, ओके। सबसे पहले यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3, कोबाल्ट क्या होता है 27, दैट इज 3d7 4s2, तो कोबाल्ट +3 क्या होगा 3d6 4s से 0 हो जाएगा। 6 मतलब क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब साइनाइड, जब साइनाइड अप्रोच करेगा, साइनाइड इज अ पावरफुल लिगैंड, राइट, कैप्टन मार्वल जैसे, जब वो आएगा सब डर जाएंगे, अरे बाप रे कौन आ रहा है, अरे सब अपने घर पे छुप जाएंगे, है ना, तो 1 2 3 4 सब पैर हो जाएंगे, बाबा कैप्टन मार्वल आ गई है ना, तो सब पैर हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, और हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन, अगर स्पिन ज्यादा चाहिए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, लो स्पिन विल बी द आंसर, तो आप आंसर है डी, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ओहो अच्छा क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक, बोरॉन फैमिली। Reaction of H3N3B3Cl3, that is A, with LiBH4 in tetrahydrofuran solvent gives inorganic benzene. Now inorganic benzene पता है आपको, वैसे बेंजीन क्या होता है C6H6, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है, क्या होता है भैया B3N3H6, कार्बन नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बोराजीन, क्या बोलते हैं, बोराजीन, तो ये बोराजीन है अपना B। फर्दर रिएक्शन ऑफ A विथ C लीड्स टू दिस, A क्या है H3N3B3Cl3, ये A है, उसको किसी तो C के साथ ट्रीट किया तब जाके मिलता है H3N3B3, क्लोरीन हटके आ जाता है मिथाइल, तो दिस इज अल्काइलेशन या मिथाइलेशन ऑफ बोराजीन, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर पाता है, मतलब MeMgBr। तो अपने को पूछा क्या है इसमें से B और C क्या है, B तो क्या है बोराजीन, तो या तो A होगा या D होगा, और C क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो D इज द आंसर, A नहीं है, क्लियर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा क्वेश्चन दिया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 24, in which of the following compound CCl bond ionization shall give most stable carbonium ion। now यहाँ पर अगर पॉजिटिव बना तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव बना तो बेंजाइलिक कार्बोकटाइन बनेगा, यहाँ पे Cl टूटा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव 2 डिग्री, ये 1 डिग्री।
अभी स्ट्रेट अवे आंसर क्या है इसका, बेंजाइलिक, क्योंकि बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन एनीथिंग एल्स इन द गिवन ऑप्शन, है ना, ड्यू टू रेजोनेंस. रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन हाइपरकॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब मज़ा आ जाएगा. अब ये जो प्रोडक्ट दिया है इन्होंने, अगर आप प्रोडक्ट को ध्यान से देखो तो एल्डिहाइड है और यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन पे अनसैचुरेशन है. तो मतलब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. याद करो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कौन से रिएक्शन में बनता था, एल्डोल में बनता था ना, एल्डोल में बनता था. ओहो, एल्डोल के लिए बेस चाहिए. ओहो, लास्ट में इन्होंने बेस यूज़ किया है, मतलब 2 एल्डिहाइड यहाँ पे बनने वाला है. चलो बढ़िया. कितने कार्बन है प्रोडक्ट में, आप देखो तो 6 कार्बन है, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 7 कार्बन है. बी देखते हैं. चलो बी, साइक्लोहेक्सेन दिया है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उसका ब्रोमिनेशन, Br2H म्यू, कहीं पे भी हो सकता है. तो चलो हम क्या करते हैं, ये वाले कार्बन पे Br डाल देते हैं. उसके बाद में क्या हो रहा है, अल्कोहलिक KOH, तो एलिमिनेशन हो जाएगा. तो एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. उसके बाद में क्या डाल रहे हैं, ओजोन. तो रिडक्टिव है कि ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव है, क्योंकि नीचे क्या दिया है, जिंक के बदले अगर CH3 ट्वाइस S दिया है, मतलब वो ओजोनोलाइसिस का ही पार्ट है. तो ओजोनोलाइसिस कैसे करना होता है, ये यहाँ पे ऐसा बॉन्ड ब्रेक कर दो, इसको O दे दो, इसको O दे दो, तो you will get a compound something like this, डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर आपको मिलेगा डबल बॉन्ड OH. तो हो गए ना 2 कार्बोनिल कंपाउंड. अब नेक्स्ट क्या डाला है उन्होंने, NaOH, एंड देन हीट भी किया है. अब दोनों एल्डिहाइड सेम है, तो किसी का भी एक अल्फा हाइड्रोजन ले लो. चलो इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लो, लेट्स से ये नेगेटिव बन जाएगा. H+ निकलने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना. तो कितना मेंबर्ड रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा. ठीक है, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका OH हो जाएगा, और यहाँ पर आ रहा है कि आपके पास डबल बॉन्ड OH, और हीट भी तो कर रहे हैं ना, हीट कर रहे हैं तो एलिमिनेशन हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन बनेगा. यस, दिस इज द आंसर. यही ना, सेम ही तो प्रोडक्ट है. नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है. ओहो, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. क्या गड़बड़ है गाइस, अपने को ये इरेज करना है यहाँ से, ये यहाँ पर आएगा ना, क्योंकि ये वाला कार्बन अटैक कर रहा है, जो अटैक कर रहा है उसी के बाजू में डबल बॉन्ड H है. तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एंड देन आई हैव कार्बोनिल कार्बन हियर. डन. सो ये था अपना आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. बहुत ही प्यारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया है ना. तो पहला चैप्टर HDA भी इसमें आ गया है, फिर अल्कीन्स चैप्टर भी आ गया, ओजोनोलाइसिस, उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर भी आ गया. सो काफ़ी बार बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ये ABCD वाले जो क्वेश्चंस हैं ये कैसे सॉल्व करूँ. मैं उनको यही बोलता हूँ कि इसमें हर एक चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए. तो हर एक चैप्टर आप प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, एक पॉइंट के बाद मतलब यू विल बी एबल टू सॉल्व. उसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं, है ना. नेक्स्ट, ऑलराइट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 26. यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट है तो मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ. यहाँ पर आएगा अपने पास CH3 और यहाँ पे एक रेडिकल आएगा. कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन. हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा, देखो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये गरीब लोग हैं, गरीब के बाजू में कोई भी अमीर नहीं है ना. चलो मैं आपको कार्बोकैटायन का एग्जांपल देता हूँ, नहीं जो उसके पहले यही दे देता हूँ. अब यहाँ पे गरीब लोग कौन है, ये गरीब है ना. इसके बाजू में जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन है ना, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा. मतलब गरीब के बाजू में एक हाइड्रोजन होना चाहिए. अब ये गरीब है, इसके बाजू में ये कार्बन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं है, इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, राइट. तो बाजू में सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, है ना. ये गरीब है, इसके बाजू में भी जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा. ये गरीब है,
ब्रिज बॉन्ड वाला तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएगा, बट एटलीस्ट इसके पास तो हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। तो 3 ओनली इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए यहाँ पे रोना यूज कर रहे हैं, रोना, और यहाँ पे RX। तो राक्षस की तरह कौन रोता है और इधर उधर भागता है, ये बना ईथर, विलियम का बेटा, ये हो जाएगा एक और CH3। तो विलियमसन सिंथेसिस है ये, विलियमसन कंटिन्यूस, ओहो कंफ्यूज करने के लिए दिया, ये नहीं है, डी इज द राइट आंसर, विलियमसन सिंथेसिस। सिंपल सा क्वेश्चन है, और इन्होंने बहुत सही तरीके से अल्काइल हैलाइड जो है हमेशा 1 डिग्री ही होना चाहिए, बिकॉज ये SN2 रिएक्शन है। अगर उल्टा कर देते हैं, अल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री ले लेते तो एलिमिनेशन हो जाता। ओह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, देखते हैं। द एनोडिक हाफ सेल of lead acid battery is recharged using electricity 0.05 Faraday. Amount of PbSO4 electrolyzed during the process, और मोलार मास दिया है। अगर आपको सेल रिएक्शंस नहीं पता है तो मैंने उन सब का लिस्ट यहाँ पे दिया है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ड्राई सेल में क्या रिएक्शन होता है, मर्क्यूरी सेल में क्या होता है, लेड स्टोरेज बैटरी में, निकल कैडमियम में, फ्यूल सेल में, एनोड कैथोड पे क्या होता है, पूरा ये लिस्ट है। अब देखिए लेड स्टोरेज बैटरी एनोड, ये वाला रिएक्शन Pb प्लस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SO4 के बदले H2SO4 गिव्स यू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बट ये तो डिस्चार्ज रिएक्शन है ना, इन्होंने रिचार्ज के लिए बोला है, रिचार्ज के लिए उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Pb प्लस H2SO4। देखो रिचार्ज में सल्फ्यूरिक एसिड वापस बन रहा है ना। अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये स्टैंडर्ड रिएक्शन में 1 मोल PbSO4 इज कंज्यूमिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 फैराडे कंज्यूम कर रहा है। और हमें कितना फैराडे दिया है, देखो 0.05। तो 0.05 फैराडे से कितना मोल PbSO4 यूज होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 0.05 डिवाइडेड बाई 2 लाइन आ गई, ठीक है कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अब ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया, 0.05 डिवाइडेड बाई 2, 0.05 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स। बट मोलार मास कितना है, 303 है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर देते, 303 इंटू 5, ये हो गया 15, 1 15, और हाँ 15.15 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 28 का आंसर आना चाहिए क्या, C। सिंपल। तो इसमें क्या है ना स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चन में अगर आपको पता चलेगा कि ये सारे सेल रिएक्शंस पता होने चाहिए, तो अगर आपने नहीं पढ़ा था सेल रिएक्शन तो अभी याद कर लो इसको, है ना। आगे बढ़े क्या, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या 29, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्यारा सा क्वेश्चन है। टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन कंपाउंड X, ऑलराइट, और लास्ट में वही पूछा कंपाउंड X क्या है। तो टेस्ट क्या बोल रहा है कि 2,4 DNP कलर दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होगा, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मतलब मिथाइल कीटोन होगा ये, या एसिटाल्डिहाइड भी हो सकता है। एजो डाई टेस्ट में ये डाई टेस्ट नहीं दिखा रहा है, मतलब NH2 नहीं है इसके अंदर। तो ऑप्शन ए में NH2 दिया है, NH2 तो एजो डाई टेस्ट देता है ना, बट हमको क्या नहीं देता है, ऐसा दिया है नो डाई इन्फॉर्मेशन, तो ये नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा। तो या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। अब मिथाइल कीटोन चेक करो, मिथाइल कीटोन तो इसमें है ना, तो आंसर आ गया बी। 29 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। आगे बढ़े, सिंपल सा क्वेश्चन था। When propine is treated with aqueous H2SO4, what is propine guys? CH3, C triple bond CH, H प्लस है एंड Hg2 प्लस है। ये कब डालते हैं, जब हमको हाइड्रेशन करना पड़ता है। तो अमीर को अमीर करेंगे, गरीब को गरीब करेंगे। पूरे केमिस्ट्री में हमें डालना किसने सिखाया, मैंने आपको डालना नहीं सिखाया, मार्कोनिकॉफ ने सिखाया। अमीर को अमीर, गरीब को गरीब। अब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, राइट। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन यहाँ पर, तो क्या बन रहा है, एसीटोन बन रहा है।
राइट। तो इनफैक्ट याद रखो ये वाले प्रिपरेशन से आप सिर्फ ओनली वन एल्डिहाइड, सिर्फ एक एल्डिहाइड बना सकते हो। कौन सा? एसिटाल्डिहाइड, वो भी एसिटिलीन से, और दूसरा कोई भी एल्डिहाइड नहीं बना सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 31, प्यारा सा क्वेश्चन है। कंपाउंड X ऑन ट्रीटमेंट विथ Br2NaOH, बियर की बोतल और ना हो, 4 बार ना हो, याद है कुछ? हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, HBD, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, प्रोवाइडेड दिस ओके विच गिव्स पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। मतलब ये भाई साहब जो है 1 डिग्री अमाइन है। तो NH2 किस में है? चेक करो, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, बट हॉफमैन ब्रोम अमाइड, अमाइड होना चाहिए। अमाइड मतलब कार्बोनिल के बाजू में NH2 होना चाहिए। ऐसा कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है ना, डी में नहीं है। तो देखो जब आप इसके अंदर Br2 और NaOH डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? CH3 CH2 CH2 NH2, जो कि अपना Y है। क्लियर? बड़ा इजी क्वेश्चन था। 31 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन, कोलॉइड्स का। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अमंग द कोलॉइड्स चीज दैट इज C, मिल्क M, स्मोक S, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम S। अब यहाँ पे चीज में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, बट मिल्क में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन है ये, ऑयल इन वाटर। तो मिल्क इज सॉलिड इन लिक्विड, ये गलत दिया है। लिक्विड इन लिक्विड, यस ये राइट हो सकता है, ये गलत दिया है, यस ये राइट हो सकता है ना। तो बी और डी में से आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्या बोला है? स्मोक। स्मोक क्या होता है? एयर में पार्टिकल्स आ जाते हैं ना, मतलब सॉलिड इन गैस है, सॉलिड इन गैस है। कहाँ पर है? सॉलिड इन गैस। तो डी इज अवर आंसर, बी नहीं है। सिंपल। तो चीज क्या हो गया? चीज इज अवर लिक्विड इन सॉलिड, याद रखना, लिक्विड इन सॉलिड। नेक्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है। ओहो, बच्चों के क्वेश्चन है। देखिए, कार्बन दिया है 40%, हाइड्रोजन दिया है 13.33%, नाइट्रोजन दिया है 46.67%। तो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कर दो 12, 1, 14, तो ये कितना आ जाएगा? 3 × 36, 3.33 आ जाएगा, ये 13.33 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा? 3.33 आ जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? सिंपलेस्ट नंबर क्या है? 3.33। तो उससे सबको डिवाइड कर दो, 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, तो क्या आ रहा है? तो क्या आ रहा है? ये 1 आ रहा है, इस टू ये कितना आया? 4 आ जाएगा ना, 4:1। तो C1 है, H4 है और एक नाइट्रोजन है। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी। सिंपल। इस तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर पूछा है, परसेंटेज दिया है, तो ऐसे हम ढूंढ सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। हाँ, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेजर प्रोडक्ट कौन HBr दिया है? अब देखो, यहां पर ईथर का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, एज वेल एज कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। HBr एक्सेस में डाला है। अब देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है ना, O- CH3+। फिनॉक्साइड इज वेरी मच स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, तो यहाँ पर OH आ जाएगा। और यहाँ पे एडिशन कैसे होगा? इस तरीके से एडिशन होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर आपके पास OH आएगा, CH CH3, और ये हो जाएगा यहाँ पे Br। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है ना। तो एक्सेस में दिया है, इसलिए दोनों जगह पे रिएक्शन होगा। आगे बढ़े। 35 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल। इसके पहले भी केमिकल काइनेटिक्स का आया था, T½ का, कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे तो T½ चेंज नहीं होता। कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो, ये H2 है, I2 है, 2H है, ये C- दिया, ये बराबर दिया है, ये भी बराबर दिया है, ये रेसिप्रोकल लेना पड़ता है और पॉजिटिव में। तो स्ट्रेट अवे आंसर क्या है? 1 ना, ऑप्शन ए। अगर ये आपको नहीं आ रहा है, कैसे आया, तो बाबा बहुत मुश्किल है। केमिकल काइनेटिक्स की तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी आपकी। जाके वीडियो देखेगा, अगर उससे बहुत हेल्प हो जाएगा आपको, है ना। रिवीजन भी करवाया मैंने, उसमें रिवीजन की वीडियो भी है केमिकल काइनेटिक्स की, और साथ साथ में MCQs की वीडियो भी है। क्वेश्चन नंबर 36, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर मैं कंप्लीट कर देता हूँ स्ट्रक्चर, रुको, स्ट्रक्चर कंप्लीट करता हूँ, फिर आप चाहिए तो सॉल्व करो। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, करिए सॉल्व, बताइए आंसर क्या आएगा। अब देखो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ कंपाउंड,
हाइड्रोजनेशन मतलब क्या, आप किसी डबली बॉन्डेड कार्बन में हाइड्रोजन डालो तो वो क्या करता है, कुछ हीट रिलीज करता है। अब सपोज मेरा हाइड्रोजनेशन हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा हीट रिलीज कर रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर ऑलरेडी हीट भरा हुआ था ना, मतलब मैं अनस्टेबल था। अगर मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो डेल्टा एच बहुत ज़्यादा निकलेगा, हीट बहुत ज़्यादा अंदर ठूसा हुआ था ना हीट ना, वो निकल जाएगा। और अगर स्टेबल है तो डेल्टा एच विल बी लेस। स्टेबल कब होगा, जब हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा कब होगा, जब अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो डेल्टा एच लेस होगा। अब देखिए ये दो गरीब है, इनकी मदद कौन करेगा, ये CH3 CH3 CH3। सो देयर आर 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे ये हो गए 6 7 8, यहाँ पे 8 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैसे, ये रहा CH2 CH2 CH2। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें है तो सबसे लेस हीट रिलीज होगा, तो 1 लास्ट में आएगा, 3rd फर्स्ट में आएगा। ऑप्शन ए इज राइट, 36 का ऑप्शन ए। समझ में आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइपर कॉन्जुगेशन एंड डेल्टा एचेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 37 ऑर्गेनिक, ये एक ऐसा पेपर है जिसमें ऑर्गेनिक के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन में तो इक्के दिक्के क्वेश्चन ही पूछे थे ऑर्गेनिक के, मतलब बैलेंस नहीं था फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, ये वाला पेपर ठीक ठाक है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे ना, उनके हिसाब से OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। अच्छा मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। ओहो अमेजिंग अमेजिंग वीडियो, आप जाके देखिएगा, इतने सारे एग्जांपल्स किए हैं, मज़ा आ जाएगा आपको उसमें। अब बच्चे क्या करेंगे, OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो यहाँ पे Br लिख लेंगे, यहाँ पे Br है ना। खैर वैसा तो ऑप्शन में दिया नहीं है तो ये तो आंसर नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या बोला है, 3 इक्विवेलेंट ना। OH जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल डोनेटिंग ग्रुप है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो उसके वजह से क्या होता है, अगर पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वो निकल जाता है और उसके बदले इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है ना। इसको बोलते हैं इप्सो सब्सटीट्यूशन। क्या बोलते हैं, इप्सो सब्सटीट्यूशन। याद रखना, ऑर्थो पे या पैरा पे COH आया और स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है OH आया NH2 जैसा, तो इप्सो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर, और ये कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, Q में। सो B इज द आंसर, 37 का B। डन, बात समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं। मैं फटाफट कर रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट नहीं चाहिए हमें, आपकी ज़िंदगी भी एंजॉय भी तो करना है आपको। सो नो टाइम पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। ओके, मॉलिकुलर वेट दिया है 1000 ग्राम ऑफ वाटर दिया है। ओके, गिव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब गिवन मास अपॉन मोलार मास है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो नहीं है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ सोल्यूशन ऊपर लिख लेता हूँ, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो वेट कितना दिया है यूरिया का, 120। मोलार मास कितना है भैया, 60। व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूशन, गलती क्या करेंगे ना कि 1000 लिख देंगे, गलत। 1000 तो वाटर का दिया है ना, सिर्फ सॉल्वेंट का दिया है, तो 1000 प्लस 120 1120 इंटू डेंसिटी कितना दिया है 1.15 ग्राम पर ml में दिया, ml में दिया ना, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। डन, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 1150 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1120 से हो जा रहा है 2 इंटू, ये ऑलमोस्ट जो है 1120 1150 1 पॉइंट समथिंग कुछ तो है, मतलब 2 से थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा आएगा। 38 का आंसर है डी। आप कैलकुलेट करेगा स्टूडेंट्स, डी आंसर आएगा आपको 38 का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या कर सकते थे, वेट ऑफ सोल्यूशन 1000 ग्राम ले सकते थे, जो कि गलत है। 1000 ग्राम पानी का दिया, आंखों का धोखा हो सकता था आपके साथ। 39 पॉलीमर्स का क्वेश्चन आ गया। विच पॉलीमर हैज अ कायरल मोनोमर, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 में क्या है, एक तो एडिपिक एसिड है,
और हेक्सामिथिलिन डायमाइन। इसमें तो सब छोटू है, कोई भी कायरल नहीं है ना। नियोप्रीन में तो क्या होता है, नियोप्रीन में क्लोरोप्रीन होता है ना, तो इसमें भी कोई कायरल नहीं है। पीएचबीवी में ब्यूटायरेट और वैलेरेट क्या करते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 1 2 3 थर्ड कार्बन पे क्या होता है, OH आता है। यस, दिस इज कायरल। सेम चीज आप वैलेरेट करो, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, तो उसमें भी कायरल कार्बन यहाँ पर आपको दिखेगा। सो यस, सो आंसर इज PHBB। ब्यूना N क्यों नहीं, क्योंकि ब्यूना N में क्या होता है, ब्यूटाडाइन होता है, और N मतलब क्या, साइनाइड, विनाइल साइनाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH तो इसमें भी कोई कायरल नहीं है। PHBB इज द आंसर। डन, मजा आ रहा है। पॉलीमर्स का भी क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 40, ये है अपना फेवरेट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन। बिथियोनाल, किसके नाल, बिथियोनाल। दो नाल को याद रखो, एक बिथियोनाल और एक वेरोनाल। बिथियोनाल साबुन में यूज होता है और वेरोनाल बार्बिचुरेट, राइट। चलो, सोप में क्यों डाला जाता है, बफरिंग एजेंट, सॉफ्टनर, एंटीसेप्टिक याद रखिएगा। जैसे डेटॉल में था, डेटॉल में क्या था, क्लोरोजाइलिनॉल, डेटॉल लिक्विड में, और क्या था, टर्पिनियोल। वैसे ही बिथियोनाल में क्या, सोप के अंदर क्या है, बिथियोनाल, एंटीसेप्टिक। डन। मैंने क्विक रिवीजन, अगर आप नए व्यूअर्स हैं, आपको पता नहीं है कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो भी एंटीबायोटिक्स है, ड्रग्स के नाम कैसे शॉर्टकट में याद रखो, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्विक रिवीजन वाला मेरा वीडियो देखना, उसमें काफ़ी सारे मैंने ट्रिक्स बताए। ज़िंदगी आसान हो जाएगी 50 मिनट के बाद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41, अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है। PHNO2 में आपने एक रेड्यूसिंग एजेंट डाला है SnHCl, तो क्या हो जाएगा, PHNH2 हो जाएगा ना। उसके बाद में आपने डाला है NaNO2 NHCl, तो यहाँ पर ये बन जाएगा डायazonium सॉल्ट N2+Cl-। उसके बाद में आप डाल रहे हो CuBr+HBr, ये तो सैंडमेयर रिएक्शन है, तो PHBr आ जाएगा। ब्रोमोबेंजीन इज द आंसर, ऑप्शन बी, सिंपल है ना। नेक्स्ट, अरे ऑर्गेनिक का बहुत क्वेश्चन पूछा है, हाँ मजा आ रहा है। P है, NaNO2 डाला है, HCl डाला है, बीटा नाफ्था कलर्ड सॉलिड, मतलब ये एनिलीन तो जरूर होगा, एनिलीन तो जरूर होगा। और जब ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो 3 ब्रोमीन आ रहा है, चलो देखते हैं। तो अपना D तो नहीं होगा। अच्छा, इसका एनिलेशन अपना ब्रोमिनेशन करेंगे तो 1 2 3 दो जगह पे ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑक्यूपाइड है ना। यहाँ पे 2 ऑर्थो पोजिशन खाली है, पैरा खाली, यस, यहाँ पे 3 ब्रोमीन आ सकते हैं, बी इज द आंसर, है ना। सी में क्या होगा, पैरा पोजिशन ऑक्यूपाइड है, तो वहां पे नहीं जाएगा। 42, द सोडियम पंप, ओह, इसका डायरेक्ट आंसर पोटेशियम पंप, K+, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना। बायोलॉजी वाले आपको पता ही है ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इसमें। वीक एसिड HX हैज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ऑल राइट, और कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और क्या पूछा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H पूछा है। तो देखिए, अगर आप फॉर्मूलाज भूल गए हैं तो ये देखो, ये सारे फॉर्मूलाज है। तो यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है, तो H का फॉर्मूला क्या है, √KH/C। देखिए, K = α²C होता है, तो KH = α²C, अपने को अल्फा से मतलब है √KH/C। अब देखिए KH = क्या है, KH क्या है यहाँ पे, KH इज KW/Ka। वीक एसिड है इसलिए डिवाइडेड बाय Ka आएगा, मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम वीडियो में बताया है। = क्या लिखे यहाँ पे, KW, नीचे K है और यहाँ पे C। KW कितना होता है, 10⁻⁻14, Ka कितना दिया है, 10⁻⁵, और कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻1, तो बच जाएगा ऊपर 10⁻8, तो बाहर निकल गया 10⁻4, बट परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ रहा है, 10⁻2, दैट इज 0.01%, सी इज द आंसर। तो सीधी बात, नो बकवास, फटाफट हमने कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है भैया, which of the following aldohexoses exist in its when the following aldohexoses, अच्छा यहाँ पे ना क्वेश्चन में गड़बड़ है, when the following aldohexoses, बट following aldohexoses उन्होंने नहीं दिया है, बट मैं आपको बता देता हूँ, CHO, CH2, CHOH, CHOH,
CHOH CH2OH। तो ये वाले एल्डो हेक्सोस के बारे में बात करें तो होता क्या है, लास्ट कायरल कार्बन कार्बोनिल पे अटैक करता है और 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है। इन्होंने क्या बोला है, पायरानोज बोला है। टेडन टेडन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CH2 है, ये बन जाएगा नीचे OH H, यहाँ पे HH आ जाएगा, यहाँ पे नीचे H और ऊपर OH, यहाँ पे ये हो जाएगा OH और H, यहाँ पे H एंड CH2OH। अब क्या बोला है, डी कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला जो कार्बन है इसमें फिक्स्ड डी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पर आपका स्टीरियो आइसोमर नहीं बन सकता। तो कायरल कार्बन कौन से, एक तो ये वाला हो गया जो मैं तो को हाईलाइट कर रहा हूँ, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, है ना। तो 3 कायरल कार्बन है, 1 2 3। इसको काउंट क्यों नहीं करेंगे लास्ट वाले को, क्योंकि फिक्स डी है, घूमेगा नहीं वो। तो देखिए 2⁻³ करना पड़ेगा, दैट इज आंसर इज 8। तो 45 का आंसर क्या हो गया, डी। डन स्टूडेंट्स। सो ये था नीट का 40th पेपर। आई होप मजा आ गया होगा, है ना। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, मैं रैंडमली वीडियोस लाते रहूंगा नीट के, अच्छे से सॉल्व करेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको ऐसी वीडियोस की जरूरत है, क्योंकि हमारे वीडियो में कोई बकवास नहीं, सीधी काम होती है, राइट। सीधी काम नहीं, सीधा काम होता है। ठीक है, इतना कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ, जबान फिसल गई है। चलो मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।